Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, once again I welcome all of you to the online revision capsule course 2.0. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एक तो मिरर फॉर्मूला डिराइव की, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने डिराइव की और उसके बाद रियल एंड अपरेंट डेप्थ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज आज के सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कम से कम 3 से 4 टॉपिक्स डिस्कस होंगे। पहला टॉपिक जो आपका डिस्कस होगा दैट विल बी TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, उसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला क्या होती है डिराइव कर लेंगे वो। उसके बाद डिस्पर्शन फॉलोड बाय एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्कस रिलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, डिस्कस एनी 2 एप्लीकेशंस। तो क्या होता है ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बेसिकली ये लाइट का रिफ्लेक्शन ही होता है, जिसमें लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है बिना किसी मिरर के। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लाइट। एक रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायग्राम से हम आप किसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास 2 मीडिया से, ये जो लाइन हमने डाली हुई है, ये वाली लाइन, ये इंटरफेस है, ये 2 मीडियाज को सेपरेट कर रही है। तो नीचे वाली लाइन, नीचे वाला मीडियम जो हमारा है, लेट अस सपोज दिस इज डेंसर मीडियम, नीचे वाला डेंसर मीडियम है और ऊपर वाला आपका रेयरर मीडियम है। तो यहां पे लाइट का सोर्स बनाया गया है, दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट, और सोर्स से लाइट उठेगी। ऑब्वियसली एक रे हम यहां से ले रहे हैं, ये वाली रे, ये बेंड नहीं होगी, मीडियम चेंज हो रहा है, ये बेंड नहीं होगी बिकॉज ये नॉर्मल के अलोंग चल रही है, तो ये रे बेंड नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली रे, ये वाली रे की जो बात हो रही है, यहां से यहां लाइट जाने की कोशिश में है, तो यहां से ये वाली रे जब उठ रही है, तो यहां पे अगर हम ये नॉर्मल बनाएंगे, तो लाइट रे चूंकि डेंसर से रेयर जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जाना था सीधा बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट अगर हम देखेंगे इसके बाद वाली रे जो है, यानी ये वाली रे जो है, इस वाली रे की अगर हम बात करेंगे, यहां पे क्या हुआ, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया है। ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हुआ, ये भी बढ़ गया है, ज्यादा बेंडिंग हो गई है, राइट। उसके बाद जब हम देख रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ नेक्स्ट जो रेज हमारी है, उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, तो लाइट ज्यादा बेंड हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये एंगल ऑफ, ये नॉर्मल अगर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ट्रैवल करेगी अलोंग द इंटरफेस। तो रिफ्रैक्टेड रे इज ट्रैवलिंग अलोंग द इंटरफेस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल करती है फिर अलोंग द इंटरफेस, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल है क्या? क्रिटिकल एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करती है, ट्रैवल करती है अलोंग द इंटरफेस, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। बट अगर आप एंगल ऑफ नेक्स्ट वाली रे जो हमारी होगी, ये वाली रे, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, बेंडिंग और ज्यादा होगी, तो लाइट रे जो भी ट्रैवल कर रही थी अलोंग द इंटरफेस, वो इतनी बेंड हो गई, वो इसी मीडियम में वापस आए। सो लाइट का इसी मीडियम में वापस आ जाना ही कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हालांकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये फिनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे, इसके डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम, एक रे चल रही है डेंसर से रेयरर की ओर जा रही थी, इज सेंट बैक टू द सेम डेंसर मीडियम, इस लाइट को वापस इसी मीडियम में लाया जा रहा है, प्रोवाइडेड, लेकिन इट स्ट्राइक्स द इंटरफेस, ये इंटरफेस को स्ट्राइक करे, ये वाली रे इस इंटरफेस को स्ट्राइक करे एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन शॉर्ट, जब लाइट रे जा रही होती है डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस
क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट रे इसी डेंसर मीडियम में वापस आती है। इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और ये इंटरफेस जो है ये यहां पे एक्ट कर रहा है रिफ्लेक्टर, ये लाइट को रिफ्लेक्ट अप कर रहा है, हालांकि ये कोई मिरर है नहीं। तो अब एग्जाम में आपको आता है, इसके बाद आपको कुछ कंडीशंस, दो कंडीशंस नेसेसरी है टीआईआर होने के लिए। पहली कंडीशन, सो यहां पे लिखूंगा, पहले डेफिनेशन में लिख ली, इसके बाद कंडीशंस फॉर टीआईआर। टीआईआर के लिए दो कंडीशंस जरूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये जरूरी है, अदरवाइज टीआईआर नहीं होगा। सो लाइट should travel from denser to रेयरर मीडियम, लाइट जानी चाहिए डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरी कंडीशन जो आप लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब जाके हमारा टीआईआर होगा। तो ये हमने डिफाइन किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम रिलेशन डिराइव करेंगे किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। कुछ भी नहीं करना, ये वाला पॉइंट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है जहां लाइट रे ट्रेवल कर रही है अलोंग द इंटरफेस, क्या आप मुझे बता सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है यहां पे? ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर यहां है। तो यहां हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, पॉइंट ये वाला पॉइंट है, यहां पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहां पे मान लो रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर। तो ये वाला पॉइंट जो मैंने चूज किया, यहां पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेशन में जो आएगा, जो इसकी डेरिवेशन है बड़ी सिंपल है। डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ, वी अप्लाई Snell's law at point P, पॉइंट P पे हम Snell's law अप्लाई करेंगे। अब आप सोचेंगे पॉइंट P कौन सा पॉइंट है, चलिए यहां पे वो मेंशन करवाएंगे आप लोगों को। पॉइंट P ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे Snell's law अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा Snell's law, म्यू डी साइन C इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90, है ना। म्यू 1 साइन होता है म्यू 2 साइन आर के बराबर। सो स्नेल्स लॉ जब यहां अप्लाई होगा, सो व्हाट टू राइट, म्यू डी साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। तो वही हम लिखने जा रहे हैं। सो म्यू डी साइन C इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। बस छोटी सी डेरिवेशन है, 2 स्टेप्स में हो जाएगी। तो यहां पे म्यू डी इंटू साइन C जो हमारा होगा दैट इज म्यू आर के बराबर, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, राइट। तो ये हमने रिलेशन डिराइव की किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। ठीक है, तो अब हमारा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। अगर आपको डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। और इसके डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे देखेंगे क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन भी आप अगर खुद लिखना चाहेंगे तो आएगा। क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट which the refracted ray is traveling along the interface. Yeah, it is the that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और फॉर्मूला जो हमने डिराइव की क्या है, वो फॉर्मूला साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी के बराबर। सो हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर ली। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेट अस सपोज इफ वी टॉक ऑफ गिलास, अगर हम गिलास और एयर इंटरफेस लेंगे, गिलास एयर इंटरफेस अगर हम लेंगे, गिलास और एयर दो मीडिया, क्रिटिकल एंगल दो मीडियाज के लिए डिफाइन होता है। अब अगर हम नीचे वाला गिलास लेंगे, ऊपर वाला हम एयर लेंगे, तो उसके लिए गिलास के लिए हमें पता है ये डेंसर मीडियम हो गया। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, एयर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। सो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास एंड वाटर इंटरफेस? सिंपली साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, हम जानते हैं। सो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आएगा म्यू, एयर रेयरर मीडियम है 1 और डेंसर मीडियम है आपका गिलास, यानी 3/2।
सी जो हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3 और सी आएगा साइन इनवर्स 2/3 और साइन इनवर्स 2/3 होता है 41.8 डिग्री, अराउंड ये आता है 42 डिग्री के बराबर। सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास ईयर इंटरफेस। तो एक छोटी सी न्यूमेरिकल भी यहां पे बन जाती है, तो छोटा सा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। टीआईआर हमने समझा क्या है, क्रिटिकल एंगल हमने समझा क्या है, और क्रिटिकल एंगल के लिए हमने एक रिलेशन भी आपके सामने रखी हुई है यहां, राइट। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एप्लीकेशंस भी डिस्कस करनी थी, तो इसकी एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जब हम आते हैं, टीआईआर की दो मेजर एप्लीकेशंस है जो हमने डिस्कस करनी है यहां पे। पहली एप्लीकेशन है मिराज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिराज एक्चुअली, क्या है ये मिराज, कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या है ये? बेसिकली टीआईआर के कॉन्सेप्ट है जिसमें एक गर्म रेगिस्तान में जो ऊंट के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ होता है, जब वो दूर नजर मारता है तो दूर उसको दिखता है पानी है। रेगिस्तान में जब वो दूर नजर मारता है उसको दिखता है वहां पानी है, और जब वो वहां एक्चुअल में पहुंच जाता है वहां कोई पानी नहीं होता है। सो होप, बेसिकली मिराज एक होप है, इट इज ए होप विच कांट बी अचीव्ड, जो हम अचीव नहीं कर सकते। यानी धोखा एक लगता है इस ऑब्जर्वर को, जो रेगिस्तान में होता है जब वो दूर नजर मारता है वहां पानी, वो दूर से दिखता है पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचता है वहां कोई पानी नहीं होता है। इस चीज को हम कहते हैं मिराज। या इस इंसान को दूर दिखता है पेड़ की शक्ल, पेड़ की इमेज ग्राउंड के अंदर है, तो इसको लगता है कि ग्राउंड में शायद पानी है, ग्राउंड के ऊपर पानी है, इसीलिए इस पेड़ की इमेज इस पानी में बन गई है, तो इसको मिराज कहते हैं। अगर आप डायग्राम देखेंगे, यहां सिंपल डायग्राम है, तो ये एक ऑब्जर्वर है, दूर से इसको एक तो पेड़ दिखता है और पेड़ की इमेज भी दिखती है, और इस ऑब्जर्वर को लगता है शायद यहां पानी है, पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट की, इस पेड़ की इमेज बन गई है। लेकिन जब ये ऑब्जर्वर यहां पहुंचेगा वहां कोई इमेज नहीं होगी, कोई पानी नहीं होगा। तो ये मिराज का कॉन्सेप्ट है, हम लिख रहे हैं यहां पे, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड जनरली इन डेजर्ट्स when an inverted image of an object is observed along with the object itself on a hot day। तो ऐसा क्यों होता है? ये टीआईआर के ऊपर कॉन्सेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ जो एयर की लेयर्स होती है, ग्राउंड चूंकि गर्म होता है, गर्मी होती है, रेगिस्तान गर्म है, तो ग्राउंड के पास वाली जो एयर की लेयर होती है वो होती है रेयरर, बिकॉज ऑफ ड्यू टू हॉटनेस इट इज रेयरर। और जितना आप ऊपर की ओर जाते हो, जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये जो लिक्विड ये जो एयर की लेयर्स हमारी हैं, जितना आप ऊपर जाओगे लेयर्स डेंसर होती जाएगी। ग्राउंड के साथ वाली लेयर ज्यादा हॉट होती है, यानी नीचे वाली लेयर जो है ये रेयरर होती है और ऊपर वाली लेयर्स डेंसर होती है। अब मान लो आपके पास यहां दूर कहीं पेड़ था, यहां पे कहीं पेड़ था, तो लाइट जब पेड़ से आती है, ये लाइट, आई रिपीट द थिंग्स, यहां पेड़ से जब लाइट आती है, मान लो यहां पे आ गई, तो यहां पे मीडियम चेंज हुआ, लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर की ओर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर की ओर बेंड होगी। अब आपको नहीं लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा और ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी, जैसे कि हम अभी देख रहे थे टीआईआर में। तो होते 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 क्या होता है, यहां पे जब हम आते हैं फाइनली मान लो इस जगह, तो यहां पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, टीआईआर हो जाता है, बिकॉज लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयरर लेयर्स की ओर। सो जब डेंसर से रेयरर की ओर जाएंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा और लाइट रे वापस इसी मीडियम में वापस आएगी, तो ऑब्जर्वर आपका यहां पे देख रहा था, इसको लगेगा इसके लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज नीचे बनेगी। सो ऐसे ऐसे ये जो पेड़ से लाइट आ रही है, ये यहां क्या हो रहा है, यहां टीआईआर हो रहा है, लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर टीआईआर हो रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस पेड़ की इमेज पानी के इसके अंदर बनेगी और इसको लगेगा कि यहां पानी है, लेकिन जब ये वहां पहुंचेगा वहां कोई पानी नहीं होगा। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली केबल्स होती हैं जिनसे हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। वेदर इट कैन बी योर साउंड सिग्नल, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट कैन बी अ मैसेज, ये कुछ भी हो सकती है। हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को भेज सकते हैं, लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस के लिए हम भेज सकते हैं, लेकिन हम पहले उन सिग्नल्स को ट्रांसड्यूसर की मदद से पहले लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स होती है जिनमें ये सिग्नल्स लाइट के फॉर्म में एक जगह से आगे चली जाती है।
तो ऐसा क्यों होता है, क्यों यहां पे ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा क्या है कि ये लाइट को ट्रांसमिट कराएगा विदाउट एनी लॉसेस में? लॉसेस बहुत कम होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, इसीलिए तो हम ये यूज कर रहे हैं और लॉन्ग रेंज डिस्टेंस में हम ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर में दो तरह के सिलेंडर्स होते हैं। अंदर वाला सिलेंडर जो कि लिखा हुआ है यहां पे कोर होता है, इसको कहते हैं CORE कोर, दिस इज कोर। अंदर वाला सिलेंडर कोर होता है और ये बाहर वाला सिलेंडर, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा क्लैडिंग, दिस इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। ये दो डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अलग अलग होता है। जो अंदर वाला जो सिलेंडर होता है, अंदर वाला सिलेंडर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ये डेंसर होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। सो कोर का रिफ्रैक्टिव, मैं यहां पे लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर जो है इट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के मुकाबले में ज्यादा होता है। अब हम फिर क्या करते हैं, हम लाइट को, जब हमने ट्रांसमिट करना, हम लाइट को भेज देते हैं। इनको ऐसे सेट किया जाता है कि लाइट जब गिरेगी वो गिरेगी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। और लाइट देखो कहां से कहां जा रही है, कोर से क्लैडिंग। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो क्या हो जाएगा, ये लाइट रे उधर पास नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम, फिर से यहां पे TIR होता है, फिर फाइनली लाइट बाहर निकल जाती है। सो ये कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल यानी बहुत, मतलब कंप्लीटली लाइट, ये प्योर रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए यहां पे हम लाइट को लॉन्ग, और जो सिग्नल्स हमारी होती है हम उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर हो गया। तो इसमें अभी किसको कौन सा कॉन्सेप्ट है, TIR का कॉन्सेप्ट है। लाइट जा रही है डेंस कोर से क्लैडिंग, डेंसर से रेयरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो लाइट रे इसी मीडियम में वापस आती है, फिर से सेम फिनोमेना हो जाता है और लाइट रे चली जाती है। इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर आगे और एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है, वो फिर से लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो ये जो है, ये ए थिन स्ट्रैंड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट ओवर ए लॉन्ग रेंज डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सो कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होती रहती है और लाइट आगे बढ़ जाती है। तो यहां पे आपका TIR कंप्लीट हो गया, राइट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है वो ये है कि प्रूव फॉर ए प्रिज्म। हमने ये फॉर्मूला प्रूव करनी है, इसको प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, डेल्टा M इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन और A इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले समझेंगे थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म बेसिकली होता क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बेसिकली। अगर हम सिंपल प्रिज्म के बहुत सारे टाइप्स है, अगर हम सिंपल प्रिज्म की बात करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें कम से कम दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, दो सरफेसेस आपस में पैरेलल नहीं होती है, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। आपने देखा हुआ होगा। तो अगर हम प्रिज्म, थोड़ा सा प्रिज्म बनाने की कोशिश करेंगे, यहां पे देखिए, सपोज वी हैव ए प्रिज्म ओवर हियर। सपोज ये आपका प्रिज्म है, राइट। तो प्रिज्म में बेसिकली क्या होता है, हमने ये फॉर्मूला डिराइव करनी है, पहले समझाएंगे क्या हो रहा है। मान लो यहां पे लेट अस अज्यूम ये प्रिज्म का मैं फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूं, फ्रंट से ट्रायंगल दिखता है, राइट। ये इसकी बेस होती है, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। अब सपोज लाइट यहां से आ गई, लेट अस सपोज लाइट यहां से आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज द नॉर्मल। ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब लाइट रे जा रही है रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट को सीधा जाना था बट ये इधर की ओर बेंड हो गई, तो बेंड ऐसे होगी फिर ऐसे चलेगी, ये लाइट चलेगी ऐसे। ओके, तो ये हो गया। तो ये वाला एंगल लेट अस सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। उसके बाद यहां और एक नॉर्मल हम बनाएंगे, ये और एक नॉर्मल है। इसके बाद लाइट को अब सीधे जाना था ऐसे, लेकिन अभी जा रही है डेंसर से रेयरर एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रे इधर की ओर बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हो गई। तो इन एंगल्स को हम नाम रखेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेट अस सपोज दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज कॉल्ड E एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट। ये वाले एंगल को हम नाम देते हैं R1 और ये एंगल को हम नाम देते हैं R2। तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने क्लासेस में भी, हमारे पास डिविएशन की एक फॉर्मूला है। लाइट को जाना था सीधा, ये लाइट जो है हमारे पास
इसको एक्चुअल में जाना था ऐसे, लेकिन आप देखो हो क्या गया, इसको ये बेंड होते होते यहां चली आई। तो लाइट को जाना था सीधा, लेकिन ये चली गई यहां। तो अगर हम इसको पीछे की ओर ले जाएंगे, ये एंगल जो बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। और हम जानते हैं कि प्रिज्म में जो ये डिविएशन की फॉर्मूला है, डिविएशन किसके बराबर होता है, वो मैं डायरेक्टली पहले लिखूंगा। डिविएशन जो होता है इसको हम प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव इट। सिंस डिविएशन जो है, डिविएशन बाय अ प्रिज्म, एक प्रिज्म जो डिविएशन दिखाता है, डिविएशन होता है बराबर I प्लस ई माइनस ए के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। सो डेल्टा इज कॉल्ड द डिविएशन, I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड A इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके, अब और एक पॉइंट भी हमें पता है, ये जो होता है ये A एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये होता है बराबर R1 प्लस R2 के बराबर होता है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ऑल्सो, मैं यहां पे लिखूंगा ऑल्सो A होता है R1 प्लस R2 के बराबर। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब मिनिमम डिविएशन होता है, जब डिविएशन कम से कम हो, उस टाइम पे दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, R1 और R2 जो है ये भी बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा एट मिनिमम डिविएशन, एट मिनिमम डेल्टा, मिनिमम डेल्टा के टाइम पे I होता है E के बराबर एंड R1 R2 के बराबर होता है, एंड लेट अस सपोज उसको हम R कहेंगे। I और E बराबर होते हैं, R1 और R2 भी बराबर होते हैं, राइट। तो यहां पे क्या मिलेगा, अब मैं E के बदले भी I ही लिखूंगा, तो डेल्टा क्या आएगा, व्हाट इज डिविएशन इक्वल टू, तो मिनिमम डेल्टा या मिनिमम डिविएशन कितनी होगी, आई विल सिंपली राइट I प्लस I यानी 2I माइनस A। और यहां पे क्या लिखेंगे, R1 के बदले भी R, R2 के बदले भी R, R प्लस R हुआ 2R, तो A आएगा बराबर 2R के। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने A/2 निकाल लिया, R का वैल्यू A/2 आया। यहां पे I का वैल्यू निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, I किसके बराबर होगा, ये A इधर ले आओ, ये बनेगा डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2, ये आपका I बन जाएगा। अब देखिए I का वैल्यू भी हमारा आ गया, R का वैल्यू भी हमारा आ गया। अब हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब मान लो बाहर वाला मीडियम एयर है, तो जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आई विल राइट 1 इंटू साइन आई, चूंकि ये एयर है, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर के बराबर। बस हो गया खत्म। अगर हम देखेंगे हमें म्यू ही निकालना है, वी हैव टू फाइंड म्यू, तो म्यू को एक साइड से रखेंगे, साइन आई बाई साइन आर करना है। साइन आई ऑलरेडी, आई आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आर भी निकाल चुका है, पुट करो वैल्यू, गेट द आंसर। समझ आ रही है बात। तो यहां पे अगर हम म्यू देखने को मिलेगा, म्यू किसके बराबर आएगा, साइन आई बाई साइन आर। So put the value of I now. What is the value of I? So I will simply write sin I के बदले आप लिखेंगे A plus delta minimum by 2 divide by sin R के बदले क्या आएगा, R के बदले A by 2 sin of A by 2। बस हो गई फॉर्मूला डिराइव। 3 से 4 स्टेप्स में इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार अगर हम देखेंगे शॉर्ट जल्दी जल्दी एक रिवीजन हो जाए इसका। प्रिज्म फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E है, ये R1 है या R2 है, और दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो दो चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज द डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। सो प्रिज्म का जो डिविएशन होता वो ये है I प्लस E माइनस ए, दिस इज डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। और आपको ये भी पता होना चाहिए A होता R1 प्लस R2 के बराबर। ये दो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ कहना है कि जब मिनिमम डिविएशन होगा I होगा E के बराबर, R1 होगा R2 के बराबर, इतना ही करना है। तो यहां पे क्या आएगा, जब मैं लिखूंगा I प्लस I आया 2I माइनस A, यहां से I का वैल्यू निकाला, और यहां पे A आया R1 प्लस R2, R1 और R2 तो सेम है R के बराबर, तो 2R, तो R का वैल्यू आया A बाई 2, I का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू आ गया, फिर म्यू होता है साइन I बाई साइन R, सो म्यू इज साइन I बाई साइन R, I का वैल्यू डाल दो, R का वैल्यू डाल दो, आपके पास ये प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव हो जाएगी। जो टॉपिक्स हम अभी पढ़ रहे हैं ये बड़े एक्सपेक्टेड है बोर्ड्स में, TIR मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये जो प्रिज्म फॉर्मूला ये भी। तो चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? डिस्पर्शन क्या होता है और इसके कॉजेज क्या है? व्हाट इज द कॉज फॉर द डिस्पर्शन? तो डायग्राम को देखकर ही आप बता सकते हैं कि डिस्पर्शन क्या होता है। जब हमारे पास एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट यानी व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म को पास करती है, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है 7 कलर्स में, और इस स्प्लिट होने को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। और जो 7 कलर्स आपके वेवगाइड बनाते हैं, सो वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सो दीज आर द 7 कलर्स जिसमें लाइट स्प्लिट हो जाती है। तो अगर आप डेफिनेशन इसकी देखेंगे, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जब ये प्रिज्म से पास करती है तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। नो, व्हाट इज द बेसिक कॉज फॉर द डिस्पर्शन? डिस्पर्शन क्यों होता है, कैसे होता है? तो सिंपली आप लोगों को ये पता होगी ये बात, चलिए यहां भी डिस्कस कर लेंगे। हमें पता है जो थिन प्रिज्म होता है, थिन प्रिज्म, छोटा थिन, जिसका एंगल बहुत कम होता है, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए डिविएशन की फॉर्मूला हमें पता है। तो कॉज को डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म फॉर्मूला है जो डिविएशन जो होता है वो तो बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर। दिस इज डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। अच्छी बात है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। हम और एक फॉर्मूला भी जानते हैं, कॉचीज फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। सो कॉचीज फॉर्मूला हमें कहती है, कॉचीज फॉर्मूला हमें कहती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सो ऑन। ए बी कॉन्स्टेंट है, यानी ये फॉर्मूला हमें बताती है कि भाई जब वेवलेंथ, अगर आप लाइट की हाई वेवलेंथ यूज करोगे तो इसके लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और हम जानते हैं, आराम से देख लीजिए, जब वेवलेंथ ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा डिविएशन भी कम होगा। यानी हर एक कलर के लिए डिविएशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? ऑब्वियसली अलग अलग होगा। डिफरेंट कलर, 7 कलर्स मौजूद है। 7 कलर्स में से अगर हम देखेंगे, हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ है। अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के कारण डिविएशन अलग अलग होगा। एक कलर एक एंगल पे डिविएट होगा, दूसरा कलर दूसरे एंगल पे डिविएट होगा। अगर हम रेड कलर की बात देखिए, टॉप में कौन सा कलर है? रेड कलर। तो रेड कम डिविएट हुआ है। अब देखो वायलेट ज्यादा डिविएट हुआ है। तो अगर हम देखेंगे वेवलेंथ जो रेड का होता है ना, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर दैट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर, है ना। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो जब वेवलेंथ ज्यादा हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट कलर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब प्रिज्म का कम होगा रेड के लिए, तो डिविएशन भी ऑब्वियसली कम होगी। तो रेड कलर का डिविएशन जो होगा, रेड कलर का डिविएशन दैट विल बी लेस देन डिविएशन फॉर द वायलेट कलर। सो बस ये हो गया कॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। तो क्यों लाइट अब डिस्पर्स हुई, क्या हुआ ऐसा? सिंपली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, और वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का अलग अलग होगा, अलग अलग कलर के लिए। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो ऑब्वियसली डिविएशन भी अलग अलग होगा। अब आप ही बताइए, सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा कलर हुआ? वायलेट। वायलेट का की वेवलेंथ होती है सबसे कम, और ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सबसे ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब सबसे ज्यादा होगा डिविएशन भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा कौन सा कलर डिविएट हुआ? सबसे ज्यादा जो डिविएट हुआ वो ऑब्वियसली वायलेट कलर हुआ, और सबसे कम कौन डिविएट हुआ? सबसे कम हुआ रेड कलर डिविएट। सो दिस इज द कॉज फॉर द डिस्पर्शन। सो वंस अगेन अगर हम कहेंगे व्हाट इज द डिस्पर्शन एंड व्हाट इज द कॉज? डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जब ये प्रिज्म में पास हो जाएगी। और इसका कॉज क्या है? इसका कॉज ये है कि लाइट जो पॉलीक्रोमैटिक लाइट, व्हाइट लाइट जो होती है, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, वायलेट, रेड एंड सो ऑन, बहुत सारी कलर्स होते हैं। रेड की हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग, और हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, और हर एक कलर के लिए डिविएशन अलग अलग होगा। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो डिविएशन भी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर डिविएट होगा? वायलेट। सो अलग अलग जब कलर डिविएट हुए तो ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है यहाँ पे। सो इस ये वाला स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। अब देख लीजिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वो हमें क्या आता है? व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर?
एंगुलर डिस्पर्शन किस चीज को कहते हैं और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। अब देख लिया हमारे पास जो डायग्राम दी हुई है, अगर हम यहां पे डिस्पर्शन हो रहा है, यहां पे व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से अच्छे से समझो, बड़ा आसान है, बोर्ड एग्जाम को पास करना बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लो, आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास कर जाओगे। तो देखिए क्या व्हाइट लाइट हमारी आ रही है, व्हाइट लाइट प्रिज्म में पास कर रही है, स्प्लिट होती है, नीचे वाला वायलेट कलर है, ये वायलेट कलर है वी, नीचे वाला कलर जो आपका है ये वायलेट है और ये आपका रेड है। सो वी हैव वायलेट एंड रेड कलर्स, वायलेट एंड रेड कलर्स। अब मैंने दोनों रेड से बनाए, बट ये वायलेट है और ये रेड है। तो अगर हम देखेंगे डिविएशन जो होगा, देखिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना एंगुलर डिस्पर्शन क्या और डिस्पर्सिव। एंगुलर डिस्पर्शन किस चीज को कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन हम कहते हैं जो एक्सट्रीम कलर्स है, वायलेट और रेड कलर जो है, उनका जो डिविएशन है उनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर्स, यहां लिखा भी है डिफरेंस ऑफ डिविएशन फॉर टू एक्सट्रीम कलर्स। ये जो एक्सट्रीम कलर्स है वायलेट और रेड, वायलेट का डिविएशन कितना हुआ है और रेड का डिविएशन कितना हुआ है, इन दो एंगल्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। यानी ये एंगल माइनस ये एंगल, और ऑब्वियसली वो ये वाला हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने एंगल पे फैला हुआ है, स्पेक्ट्रम हमारा कितने एंगल पे फैला हुआ है, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। बेसिकली हम इसे निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन कितना, अगर हमें मैथमेटिकली निकालना हो अमाउंट कितना डिस्पर्शन हुआ, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? डिफरेंस ऑफ डिविएशन फॉर टू एक्सट्रीम कलर्स। दो एक्सट्रीम कलर्स के लिए डिविएशन का डिफरेंस क्या है? लाइट को सीधे जाना था ऐसे, लेकिन ये बेंड हो गई, तो ये एक वायलेट हुआ, ये रेड हुआ, डिविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस डिविएशन फॉर रेड कलर। सो अगर हम इसको मैथमेटिकली डेफिनेशन तो हमने लिख ली। सो एंगुलर डिस्पर्शन थीटा से हम डिनोट करते हैं, तो एंगुलर डिस्पर्शन होता है डिविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस डिविएशन ऑफ रेड कलर। अब हमें पता है, अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था डिविएशन की फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी डिविएट कितना हुए, कितने एंगल पे डिविएट हुए। तो वायलेट कलर कितना डिविएट हुआ, तो हमें लिखना पड़ेगा म्यू वी, बिकॉज रिफ्लेक्ट इंडेक्स फॉर वायलेट कलर इज डिफरेंट एंड रिफ्लेक्ट इंडेक्स फॉर रेड कलर इज अगेन डिफरेंट। तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा वी के बदले डिविएशन फॉर वायलेट कलर इट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए ही लिखेंगे, बिकॉज डिविएशन है, लेकिन म्यू वी लिखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट कलर। और माइनस हमें करना है रेड कलर कितना डिविएट हुआ, कितने एंगल पे रेड कलर डिविएट हुआ है। तो क्या कर ले हम यहां पे, इसके लिए भी यही फॉर्मूला म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, राइट। तो बस इनको डिफरेंस करना, ए को कॉमन अगर हम निकालेंगे तो व्हाट इज योर आंसर, म्यू वी माइनस 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस म्यू आर प्लस 1 इंटू ए को हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो 1 से 1 खत्म हो गया। सो इट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सो ये आपका एंगुलर डिस्पर्शन की फॉर्मूला डिराइव हो गई। सो एंगुलर डिस्पर्शन किसके बराबर होता है, थीटा। सो दैट इज सिंपली म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। Mu v means refractive index for the violet color, mu r means refractive index for the red color, and A is angle of the prism. I hope कि आपको angular dispersion समझ आया हो। I repeat, angular dispersion होता है difference of angles of deviation for violet color and red color. Difference of angles of deviation for violet and red color. Violet color कितने एंगल पे डिविएट हुआ, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और रेड कलर कितने एंगल पे डिविएट हुआ, इस एंगल पे। इनको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, ये आपको मिल गया क्या, एंगुलर डिस्पर्शन। सो आई होप कि एंगुलर डिस्पर्शन बेस के लिए आपको देता है डिस्पर्शन कितना ज्यादा हुआ, और ये हमें एक्चुअली देता है एंगुलर विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है, ये जो कलर्स है ये कितने एंगल पे फैले हुए हैं, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां पे बनता है कि जो या ट्रू फॉल्स में अगर हम देख सकते हैं, एंगल ऑफ ये जो होता है ये एंगुलर डिस्पर्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये नोट पॉइंट आप नीचे लिख के रखना, एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द प्रिज्म ए, राइट। तो ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन डिफाइन। अब हम डिफाइन करेंगे डिस्पर्सिव पावर को। डिस्पर्सिव पावर बेसिकली होता है कि जो हमारे पास कोई भी प्रिज्म जो है, हमारे पास कोई भी प्रिज्म, सो कोई भी प्रिज्म कितना डिस्पर्स करेगा कलर्स को, ये कितने एंगल पे, कितना इस स्पेक्ट्रम कितने एंगल पे फैला हुआ होगा, ठीक है, ये कितना डिस्पर्स करेगा कलर्स को, पावर। सो उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर,
ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर जो बेसिकली होता है, ये दो चीजों को का रेशियो होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्पर्सिव पावर अगर हम डिफाइन करने बैठेंगे, एबिलिटी of a prism to disperse white light, ठीक है। और ये जो डिस्पर्सिव पावर होता है, ये दो चीजों का रेशियो होता है। अगर डिस्पर्सिव पावर हम लिखेंगे ओमेगा से डिनोट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन एंड द मीन डिविएशन। अब ये सर मीन डिविएशन क्या है ये भी बताएंगे, तो पहले लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ angular dispersion and mean deviation, ये इन दो का रेशियो होता है। डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डिविएशन। तो सबसे पहले हम अभी अभी पढ़ चुके हैं एंगुलर डिस्पर्शन किसके बराबर होता है, जो अभी अभी हमने डिराइव किया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होता है। अब ये क्या है, ये डिविएशन है, और हमें पता है डिविएशन किसके बराबर होता है, हम जानते हैं डिविएशन होता है बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए के बराबर होता है। लेकिन मीन डिविएशन मीन्स इट इज द डिविएशन फॉर द मीन कलर, एंड येलो कलर इज एज्यूम्ड टू बी द मीन कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम। आपने जो अभी अभी डिस्पर्शन पढ़ा हुआ है, वहां पे अगर हम देखेंगे जो मीन कलर समझा जाता है, मीन कलर ऑफ स्पेक्ट्रम समझा जाता है येलो कलर। तो अगर हम देखेंगे मीन डिविएशन का मतलब क्या है, येलो कलर कितने एंगल पे डिविएट हुआ है। सो डिविएशन फॉर येलो कलर इज कॉल्ड मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन अगर हम यहां पे लिखना चाहेंगे, सो व्हाट टू राइट, मीन डिविएशन जो होगा वो होगा म्यू माइनस वन इंटू ए ही, लेकिन म्यू येलो म्यू वाई, so mu y minus 1 into a, so a cancel हुआ, so what comes this, mu v minus mu r divided by mu y minus 1, इसको हम कहते हैं दोस्तों डिस्पर्सिव पावर, राइट। तो यहां पे हमने डिस्पर्सिव पावर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बी नोटेड, डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता। आई होप कि आप सबको समझ आया हो। नाउ अभी अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया, इट इज डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्शन होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डिस्पर्सिव पावर होता है एक प्रिज्म किस हद तक डिस्पर्स कर सकता है एक व्हाइट लाइट को। और एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म, जो अभी अभी हमने सीखा ये वाला। एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म, और डिस्पर्सिव पावर जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे ये चीज भी हमारी डिस्कस हो गई। अब एक छोटा सा और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, विद इन 5 मिनट्स हम क्लोज कर लेंगे चैप्टर को, इस टॉपिक को। तो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, मे बी ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस का अगर हमने समझेंगे, लेंस आपने पढ़े होंगे, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है पावर। पावर होता है कि भाई एक लेंस जो है ये कितना एक बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और diverge a beam of light, ability of a lens to converge or diverge a beam of light। तो एक लेंस एक वेव को किस हद तक कन्वर्ज या किस हद तक डाइवर्ज कर सकता है, इसको हम कहते हैं पावर। और ऑलरेडी आप जानते होंगे जो आपके पास एक कन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस का पावर हम पॉजिटिव कहते हैं, कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। पावर जो सिंपली हमारे पास होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका ऐसा यूनिट डायऑप्टर होता है, इसका ऐसा यूनिट डायऑप्टर होता है। एक छोटी सी एग्जांपल से अगर हम देखेंगे, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, और हमने पावर निकालना है। और यूजुअली हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी। पावर होता है 1/f के बराबर, लेकिन फोकल लेंथ आपको मीटर्स में लेनी पड़ेगी, तब जाके डायऑप्टर में आपका आंसर आएगा। So focal length is 50 centimeter, यानी 50/100 मीटर। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स। 100 ऊपर चला जाएगा, 100/50, 0 0 कैंसिल हुआ, पावर आया 2 डायोप्टर के बराबर। सो दिस इज पावर ऑफ द लेंस। पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, राइट। अब कभी कभार हम लेंसेस को कंबाइन कर लेते हैं। मान लो यहां पे हमने क्या किया,
लेट अस सपोज हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं, ये हमारे पास एक लेंस हो गया, ये आपके पास दो लेंस, दूसरा लेंस हो गया, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो टोटल फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, 1/f इक्विवेलेंट हमारे पास होता है बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ, राइट। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, या कभी कभार दो लेंसेज के बीच में हमारे पास कुछ दूरी होती है, सपोज इनके बीच में दूरी है d, तो उस टाइम पे अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, टोटल फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, 1/f इक्विवेलेंट होता है बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 के बराबर। अब मान लो मैं आपको एक छोटा सा सवाल ऐसे दूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं हमारे पास दो लेंसेज है, एक लेंस है कन्वेक्स और दूसरा है कनकेव, दोनों की फोकल लेंथ सेम है। वो है कन्वेक्स लेंस, वो है कनकेव लेंस, दोनों की फोकल लेंथ सेम है। हम इनको मिलाते हैं ऐसे, एक मान लो आपके पास ये कन्वेक्स लेंस है, दूसरा ये कनकेव लेंस है, हमने इनको मिलाया हुआ है, इन दो लेंसेज को हमने मिलाया, दोनों की फोकल लेंथ सेम दी गई है। हमें बतानी है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, टोटल फोकल लेंथ और टोटल पावर क्या होगा। जब आप सॉल्व करेंगे एक की फोकल लेंथ f रखोगे, दूसरे की -f रखोगे, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ आपकी इनफाइनाइट आएगी और पावर 0 आएगा, राइट। तो यहां पे आज का डिस्कशन जो हमारा था वो एंड हो रहा है। अब मैं आपको फाइनली अब ये कह रहा हूं कि हमने कौन कौन सा टॉपिक आज का पढ़ लिया, ये अच्छे से रिवाइज कर लो घर में, यही बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने TIR पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, ओके। उसके बाद हमने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव की, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा डिस्पर्शन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर होता है, लेंस क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ ली। तो इंशाल्लाह अब हमारे ऑप्टिक्स के और 2 लेक्चर्स बचते हैं जिसमें हम सारा इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। कल जो हमारा सेशन चलेगा वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के ऊपर होगा, और शायद अगर टाइम मिला तो कल ही वेव ऑप्टिक्स भी स्टार्ट होगा, और टोटल जो कल 4 लेक्चर्स में हम ये एंड करने वाले हैं। 2 लेक्चर्स हो गए और 2 लेक्चर्स हो जाएंगे, आपका ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।